हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जोनल काउंसिल्स के बारे में कि जोनल काउंसिल्स क्या होते हैं, इससे संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं, इसका कंपोजिशन क्या होता है और इसको बेसिकली क्या काम दिया गया है, किस तरह से ये फंक्शन करता है। तो शुरू करते हैं हम लोग इस लेक्चर को। तो सबसे पहले अगर हम यह देखें कि जोनल काउंसिल्स क्यों बना, तो जोनल काउंसिल्स की बैकग्राउंड अगर हम देखते हैं तो जोनल काउंसिल बना था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत। अब 1956 में हुआ क्या था, तो 1956 में जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनाने की शुरुआत हुई। 1956 में लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट क्रिएट करने की शुरुआत हुई। और इससे पहले अगर हम देखें तो 1953 में फर्स्ट टाइम आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश हमारा है, इसका क्रिएशन हुआ था और इसको बनाया गया था मद्रास से अलग करके। मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश बनाया गया 1953 ईस्वी में, और ये बना ही था लैंग्वेज के बेसिस पर। और आंध्र प्रदेश में तेलुगु स्पीकिंग जो भी पीपल थे, जो तेलुगु लैंग्वेज जानने वाले लोग थे, उनके एरिया को एक साथ करके आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। लेकिन आंध्र प्रदेश गठन के बाद कई और जगहों से, कई और रीजन्स से जो लैंग्वेज के बेसिस पर है उसके लिए राज्यों को बनाने की मांग शुरू हो गई थी। और इस वजह से सरकार दबाव में आ गई और सरकार ने एक कमीशन बनाए थे जिसके चेयरमैन फजल अली थे। तो इसको हम फजल अली कमेटी भी कह सकते हैं। फजल अली कमीशन ने यह कहा था कि राज्य का निर्माण करना चाहिए, अलग अलग राज्य और बनाया जा सकता है, लेकिन लैंग्वेज को ही सिर्फ बेसिस नहीं मानना चाहिए। उसके लिए यह कहा गया कि जिस भी राज्य को क्रिएट करने में अगर आपको प्रशासनिक सुविधा होती है तो उस बेसिस पर आप क्रिएट कीजिए। लैंग्वेज एक क्राइटेरिया रहेगा, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज एक क्राइटेरिया नहीं रहेगा। लैंग्वेज के साथ अगर और भी कुछ क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो उस केस में अलग अलग राज्य बन सकते हैं। तो इस वजह से कई सारे राज्य बने। अब जब कई सारे राज्य बने तो अलग अलग राज्यों के बीच डिस्प्यूट्स भी शुरू हुए। अलग अलग राज्यों के बीच डिस्प्यूट शुरू हुए, क्योंकि जब दो राज्य बन रहे हैं तो एक राज्य से ही कट के बन रहा है, तो दोनों राज्यों के बीच लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट हो सकता है, दोनों राज्यों के बीच वाटर से रिलेटेड डिस्प्यूट हो सकता है, दोनों राज्यों के बीच जो पर्सन्स, जो एम्प्लॉय थे, ऑफिसर्स थे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को लेके डिस्प्यूट हो सकता है, और भी कई तरह के डिस्प्यूट्स थे। इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए इसी एक्ट ने 1956 ईस्वी का जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, इसी ने यह प्रावधान किया कि देश में 5 जोनल काउंसिल्स बनाए जाएं। कितने बनाए जाए? 5 जोनल काउंसिल्स, जिसमें पहला नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न। तो ये 5 जोनल काउंसिल का प्रावधान किया गया कि देश में 5 जोनल काउंसिल्स बनाए जाएं, ताकि अगर किसी दो राज्य के बीच किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उसको इन जोनल काउंसिल्स में उस मैटर को डिस्कस किया जा सके और उसको रिजॉल्व किया जा सके। जब बात ये आई कि 5 जोन में डिवाइड तो करना है, 5 जोनल काउंसिल बनाना है, लेकिन उसके लिए क्या बेसिस रखा जाए, तो इसके लिए कुछ चीज़ों का बेसिस भी रखा गया। अगर किसी एक एरिया का लैंग्वेज, कल्चर एक तरह का है तो उसको एक जोनल काउंसिल में रखा गया। जैसा कि आपको यहाँ क्लियर हो रहा होगा कि जो साउथ के जितने भी स्टेट थे, जो 4 स्टेट तब थे, उन सभी को सदर्न काउंसिल में ही रखा गया था। तो जोनल काउंसिल बन गया। मेन काम क्या था? मेन काम तो यही था कि अगर राज्यों के बीच किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करना है, लेकिन इसके और भी पर्पस थे। तो जो जोनल काउंसिल्स बनाए गए, उनके पर्पस को अगर हम देखें तो एक तो यह था कि इमोशनल इंटीग्रेशन हो। इमोशनल इंटीग्रेशन कैसे होगा? कल्चर सेम है, लैंग्वेज लगभग सेम है। अगर हम साउथ के 4 स्टेट देखते हैं तो लैंग्वेज चारों की अलग अलग ज़रूर है, लेकिन चारों की ओरिजिन क्या है? द्रविडियन लैंग्वेज है, तो इसलिए लैंग्वेज उधर की एक है। जो लिपि है, उनकी लिपि लगभग एक है, तो इस तरह से लैंग्वेज उनका एक है। अगर हम कल्चर की बात करें तो कल्चर भी उनका मिलता जुलता है, लेकिन अगर हम साउथ और नॉर्थ इंडिया की देखें या नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की देखें तो कल्चर भी अलग हो जाता है, लैंग्वेज भी अलग हो जाता है। तो इसलिए एक इमोशनल इंटीग्रेशन होगा। तो एक एक काउंसिल के अंदर ऐसे ही स्टेट रखे गए जिनका कल्चर भी लगभग सेम हो और लैंग्वेज भी लगभग सेम हो, तो इससे एक इमोशनल इंटीग्रेशन होगा।
दूसरा पर्पस ये था कि राज्यों के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन रहे, ताकि एक से दूसरे राज्य के बीच व्यापार व्यवसाय आसानी से चल सके और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो भी तो उसको इस काउंसिल में लाया जा सके, क्योंकि जिस भी राज्य को एक काउंसिल में रखा गया वो सब के सब एक दूसरे के पड़ोसी राज्य थे। और लास्ट यह तो था ही कि अगर कभी कोई डिस्प्यूट होता है किसी भी वजह से, चाहे इकोनॉमिक डिस्प्यूट हो, लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट हो, वाटर डिस्प्यूट हो, या इवन कोई भी डिस्प्यूट हो, उसको हम इस काउंसिल में लाकर डिस्कस कर सकें और इसको सॉल्व कर सकें। अब जब इतना पर्पस दिया गया तो इसका कंपोजिशन क्या होना चाहिए था? तो कंपोजिशन में यह डिसाइड किया गया कि जो होम मिनिस्टर हैं, जो भारत सरकार के गृह मंत्री होंगे, वह चेयरमैन होंगे इसके। तो कंपोजिशन में पहला तो यही आ गया कि चेयर कौन करेंगे? होम मिनिस्टर सेंटर से। और मेंबरशिप में यह दिया गया कि जो भी राज्य इन काउंसिल्स के मेंबर हैं उन सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर और प्रत्येक राज्य से दो मिनिस्टर प्रत्येक राज्य से इसके मेंबर होंगे। तो मतलब एक स्टेट से अगर देखा जाए तो 3 मेंबर हो गए, एक तो चीफ मिनिस्टर हो गया, एक सीएम हो गया और 2 मिनिस्टर हो गए। तो 3 मेंबर एक राज्य से आ गए। अगर किसी काउंसिल में कोई यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ तो सीएम नहीं है, तो उस केस में वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो इसके मेंबर बनाए गए। और इसके अलावा कुछ एडवाइजर्स भी बनाए गए जो इन काउंसिल को एडवाइस दे सकें, लेकिन जो भी एडवाइज़र रखे गए उनको वोट करने का राइट नहीं दिया गया, वोटिंग राइट उनके पास नहीं थी। और एडवाइज़र किनको बनाया गया? तो जो राज्यों के चीफ सेक्रेटरी होते हैं और जो डेवलपमेंट कमिश्नर होते हैं, ये दोनों ही राज्य के बहुत बड़े अधिकारी होते हैं। चीफ सेक्रेटरी राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। जो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है स्टेट में सरकार की तरफ से, वो चीफ सेक्रेटरी ही होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अलावा चीफ सेक्रेटरी। और इसी तरह से डेवलपमेंट कमिश्नर वो हो गए जो राज्य में सारे डेवलपमेंट एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इस तरह से इसका कंपोजिशन बनाया गया। होम मिनिस्टर चेयरमैन हो गए, सभी राज्य से 3 मेंबर, एक सीएम और 2 मिनिस्टर, यूटी से उनके एडमिनिस्ट्रेटर, और एडवाइजर के रूप में चीफ सेक्रेटरी और डेवलपमेंट कमिश्नर सभी राज्यों से। तो जो भी मेंबर स्टेट थे उनसे डेवलपमेंट कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को रखा गया। तो चेयरमैन तो होम मिनिस्टर को बनाया गया, लेकिन वाइस चेयरमैन किसको बनाया गया? तो वाइस चेयरमैन के लिए यह प्रावधान किया गया कि जो चीफ मिनिस्टर्स होंगे उनको वाइस चेयरमैन बनाया जाएगा, लेकिन 1 वर्ष के लिए ही बनेंगे और ये रोटेशनल रहेगा। अगर किसी काउंसिल में 4 मेंबर हैं तो एक चीफ मिनिस्टर का वाइस चेयरमैन बनने का नंबर 4 साल पे एक बार आएगा। तो 1 साल के लिए एक राज्य के सीएम वाइस चेयरमैन बनेंगे, दूसरे साल दूसरे राज्य के, तीसरे साल तीसरे राज्य के, और इस तरह से यह रोटेशन चलता रहेगा। अब जो 5 जोनल काउंसिल्स बनाए गए वो कौन कौन है? तो पहला हो गया हमारा इसमें नॉर्दर्न जोनल काउंसिल। जो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में बनाया गया है और इसमें नॉर्थ के जो भी स्टेट हैं उनको रखा गया है। जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया हमारा, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो यहाँ पर हम यह देख रहे हैं कि हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान 4 स्टेट हैं इनके मेंबर, और प्लस दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 4 यूटी भी इसके मेंबर हैं। तो टोटल 8 मेंबर हैं नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में। दूसरा जोनल काउंसिल बनाया गया वो था सेंट्रल जोनल काउंसिल। सेंट्रल जोनल काउंसिल, जब भी आप इंडिया का मैप देखेंगे तो उसमें सेंटर में जो भी स्टेट हैं उनको रखा गया सेंट्रल जोनल काउंसिल में, और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया इलाहाबाद में। तो सेंटर में जो स्टेट हैं उसमें उत्तर प्रदेश हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, और हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ निकला और उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड निकला। तो इस तरह से इसमें 4 स्टेट इसके मेंबर हैं। सेंट्रल जोनल काउंसिल में 4 स्टेट हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। ईस्टर्न जोनल काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में रखा गया और इसके मेंबर्स 4 स्टेट हैं, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। हम यह भी कह सकते हैं कि ईस्टर्न जोनल काउंसिल में जो ओल्ड बंगाल था वो सबके सब इसके मेंबर हैं, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल है
इसी से बिहार भी निकला था, उड़ीसा भी निकला था और बिहार से ही झारखंड बना है। तो इस तरह से जो पुराना बंगाल था हमारा 1905 के पहले, अगर बांग्लादेश के एरिया को छोड़ दें तो वही बंगाल इसका मेंबर है। वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा ईस्टर्न जोनल काउंसिल में। वेस्टर्न जोनल काउंसिल में वेस्ट के जितने भी स्टेट हैं वो मेंबर हैं, स्टेट हो या यूटी हो, और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया मुंबई में। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव इसके मेंबर हैं। इसी तरह सदर्न जोनल काउंसिल बना और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में रखा गया। इसके अंदर जो साउथ के जो भी स्टेट और यूटी जो साउथ में पड़ते हैं वो सभी इसके मेंबर हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और एक यूटी पुडुचेरी इसके साथ है। तो इसमें 5 स्टेट हैं और एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस भी काउंसिल में हम देख रहे हैं सारे स्टेट एक दूसरे के अगल बगल के हैं जिनके बॉर्डर लगते हैं। और यह भी यहाँ से क्लियर है कि लगभग सभी के जो लैंग्वेज और ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, वो लगभग एक जैसा है। अगर हम यहाँ पे सदर्न जोनल काउंसिल में देखें 5 नंबर में, तो आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी लगभग इनके लैंग्वेज और ट्रेडिशन एक है। वेस्टर्न में भी अगर हम देखें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव, हम जानते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र एक दूसरे से ही बना है, महाराष्ट्र से ही निकल के गुजरात को बनाया गया था। इसी तरह अगर हम सदर्न में देख रहे थे तो मैंने पहले ही बताया था कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से ही अलग होकर बना था, जो उस समय मद्रास प्रोविंस था, और आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर तेलंगाना बना था। ईस्टर्न जोनल काउंसिल तो पूरा का पूरा ही ओल्ड बंगाल है। और सेंट्रल जोनल काउंसिल में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, और ये दोनों ही राज्य से उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ निकल के बना है। और इसी तरह नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में भी हम जो स्टेट देख रहे हैं ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए स्टेट हैं। तो ये था हमारा जोनल काउंसिल्स के बारे में। ध्यान रखिएगा इसको कि किसका कहाँ हेडक्वार्टर है और उसका कंपोजिशन क्या है। अब इस पूरे में आप ये देख रहे होंगे कि नॉर्थ ईस्ट के कोई भी राज्य नहीं आए। जो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उसमें से एक भी स्टेट इस काउंसिल में कहीं नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे 8 स्टेट हैं उनके बारे में क्या है, किस तरह से उनके लिए प्रावधान किया गया। तो इसके लिए एक अलग काउंसिल बनाई गई, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, और यह काउंसिल बनाई गई 1971 में। पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट पास किया गया, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट। आप इसको ध्यान रखिएगा। जो जोनल काउंसिल्स बने, जोनल काउंसिल के लिए जो एक्ट था वो था हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो जोनल काउंसिल 1956 के बाद क्रिएट किए गए, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है इसके लिए एक्ट ही आया 1971 में, और इसी के एक्ट के तहत नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाए गए। इसके जो मेंबर्स हैं नॉर्थ ईस्ट के हमारे 8 के 8 स्टेट हैं, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम। इस काउंसिल को जो काम दिया गया वह ये था कि इन सभी राज्यों के बीच जो सहयोग हो सकता है उसको बढ़ावा दे। अगर इन राज्यों के बीच किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है, अगर कभी कोई डिस्प्यूट होता है तो इसको रिजॉल्व करें, अगर कभी भी कोई डिस्प्यूट होता है तो इसको रिजॉल्व करें, और इन पूरे क्षेत्र के लिए एक यूनिफाइड और कोऑर्डिनेटेड रीजनल प्लान बनाए। मतलब जब कभी भी नॉर्थ ईस्ट इधर डेवलपमेंट की बात होगी तो पूरे रीजन के डेवलपमेंट की बात होती है, तो रीजनल प्लान इस पूरे एरिया के लिए बनाने का काम भी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को दिया गया। और इस पूरे रीजन में सिक्योरिटी से रिलेटेड, पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड जो भी मेजर्स लिया जा सकता है उसके लिए भी प्रावधान करने का, उसके लिए भी रिकमेंड करने का सारा काम नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को दिया गया। तो कुल हम ये कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल पूरे नॉर्थ ईस्ट में ओवरऑल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, उसके रीजनल प्लानिंग, उसके सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, इस सभी को रिव्यू करती है, सभी के लिए जो मेजर्स हो सकते हैं फर्दर वो सजेस्ट करती है। और अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के कंपोजिशन की, तो यहाँ भी होम मिनिस्टर ही चेयरमैन होते हैं, यहाँ भी होम मिनिस्टर ही चेयरमैन होते हैं, और यहाँ भी चीफ मिनिस्टर प्लस 2 मिनिस्टर मेंबर होते हैं। और इस एरिया में जो भी स्टेट हैं, 8 स्टेट हैं, इनके चीफ सेक्रेटरी और प्लस डेवलपमेंट कमिश्नर, जो डेवलपमेंट कमिश्नर हैं वो इसके एडवाइजर्स होते हैं। तो कंपोजिशन के मैटर में पूरा का पूरा जो जोनल काउंसिल का कंपोजिशन है, जो जोनल काउंसिल का कंपोजिशन है वही कंपोजिशन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का भी है।
तो कंपोजिशन सेम है, काम भी लगभग सेम है, बस अगर एडिशनल काम देखा जाए तो यह कह सकते हैं कि सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, रीजनल प्लानिंग, इस सभी पे भी यह पॉलिसी बना सकती है, इससे रिलेटेड सजेशन दे सकती है और सरकार इनके सजेशंस को मानती भी है। तो ये था पूरा का पूरा कि किस तरह से सेंटर स्टेट रिलेशन के तहत, इंटर स्टेट रिलेशन के तहत जोनल काउंसिल्स और इंटर स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल किस प्रकार से दो राज्यों के बीच डिस्प्यूट में या केंद्र और राज्यों के बीच डिस्प्यूट को सॉल्व करने में किस तरह से मदद करती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।